मैं तेरे से बात नहीं कर रही, समझा क्या? समझा क्या? मैं तेरे से बात नहीं कर रही। हाथ से नहीं छीनना, हाथ से नहीं छीनना। मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ। मम्मी पीछे पीछे पीछे। रुको रुको, पीछे पीछे। मेरे को भी हाथ नहीं लगाना। तूने छुआ कैसे मेरे को? आपने मेरे को हाथ कैसे पकड़े? लड़का हूँ ना मैं, मेरा हाथ कैसे पकड़े? तूने कैसे बोला? ये मैं तेरा मोबाइल पकड़ के खड़ी हूँ। समझा क्या? मम्मी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। करो करो, करके दिखाओ। अब करो करो। गाली कैसे दी मैं? कैसे गाली दी मेरे को? आज मेरे बाबू जैसे तूने की ना। मम्मी करने दो, मम्मी ओ मम्मी रिकॉर्डिंग है। करने दो, कमिश्नर को बुलाएंगे अभी। तेरा मोबाइल का था यहाँ पे सामने। तेरा मोबाइल तेरे हाथ में था। जेसीबी बुला रहे थे ना, बोलना नंबर। चुप चुप चुप। मैं तोड़ दूंगी। ठीक। आपके हाथ में थी, मैं ये बोल रही कि आपने अभी जेसीबी की बात करी तो फोन आपके हाथ में है। आप रिकॉर्ड कर रहे हो और कोई फोन नहीं वो था। अलग फोन है। जेसीबी बुला के तोड़ूंगी, पर मैं तोड़ूंगी, पर तुम लोग को तो घुसने नहीं। शाहीन पटेल बोल रही हूँ, प्लीज आप न्यूज चैनल को भेजिए ना। मैं खुद न्यूज चैनल वाली हूँ, टेंशन मत लो, मैं भी बुला रही हूँ। पता नहीं ना। इकडे तू इकडे। अगर वो लोग खड़े रहते ना, ये सब नहीं करती थी वो। उसके लोग बोल रहे पीछे आ, पीछे आ। अच्छे से निकल के दूसरी शॉप देख लेना था। किसी की शॉप पे हड़पना या सही कोई नहीं हड़प रहा। लीगल मैटर छोड़ दूंगा बस। क्या? अरे जनरल भिखारी वाली मैं इसको बैठने नहीं दूंगी। और बैठने नहीं देना है ना। और नहीं तो मैं यही सुसाइड कर लूंगी और इसके पूरे खानदान को बता दूंगी। वो बेटी नियति वैसी अपन करते ना तो नियत खराब रहेगी ना अब काय को टेंशन मत लो। मैं इसकी क्यों शॉप लोड ले रहे मैं इसको एक्शन नहीं दूंगी। क्यों लोड ले रहे हैं भाग अरे पूरे लाइन से नहीं ले रहे। फाड़ना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, माल तोड़ने से ज़्यादा। पुलिस वाला ये भी पूरे सब वाले पूरे पैसे दिए क्या बोलते हैं रिपोर्ट दे दिए आपने रिपोर्ट की है, सब कुछ की है, मैं इसको बात करनी नहीं। तो ये मेरे पे ऊपर चढ़ रही थी बात करने। हमको पुलिस स्टेशन से फ़ोन नहीं आया, हमको लिख के नहीं आया, वारंट नहीं आया कि हमको बुलाया स्टेटमेंट के लिए। ऊपर चढ़ रही थी, ऊपर चढ़ रही थी, बताओ ना। तो आपको अभी देखो मैं आपको जब भी बोला शॉप बंद करो पुलिस से हमने कुछ भी नहीं किए, हमने कुछ भी नहीं किए। ये तो होने के भाई तेरे बाप की दुकान है क्या बोलते हैं? ये इसके बाप की दुकान है। मैं अंदर आके बैठी हूँ। नहीं मैं समझ गई। ठीक है ठीक है। क्या है? यही करिए छिनार एक नंबर की। नहीं, ठीक है, यही बात है। यही चाहिए, यही चाहिए। पुलिस खड़ी है वहाँ पे, पुलिस खड़ी है अपने पास। अपना अपना कैरेक्टर बताओ, अपना अपना कैरेक्टर बताओ। ताला लगा भैया। लगा सर ताला लगा तू नहीं ताला लगाओ। लाओ लगा, ताला लगा। करो। माल चोरी कैसे कर रहे? माल चोरी कैसे कर रहे? चोरी कर रही है। चोरी करने वाले मैं क्या बोल रहा है तू सुन रही क्या तू सुन रही क्या तू सुन रही क्या पुलिस सामने तू हटा ताला लगा कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तोड़ो बोलते। पुलिस ने मजा देख रही है, वो तमाशा कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, तोड़ दिया, पुलिस मजा देख रही है। आप लोग कहाँ पर हैं? सर शटर लगाने का अधिकार नहीं है इनको बंद करने का। आप प्रेजेंट है, आपके प्रेजेंस में ये हो रहा है। वीडियो अपलोड करेंगे, तुम्हारी भी कर ले उनको जूम मैं क्या बोल रहा है हमको लॉक करने की बात कर रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। लॉक कर सकते हैं हमको अंदर, हमको लॉक कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। मैं अनुराग नंद किशोर शिंदे। बढ़ते आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। नागपुर से इस वक्त एक गंभीर और सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आ रहा है। सदर पुलिस थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 से किराए पर दुकान चला रही एक महिला को कथित तौर पर जबरन दुकान खाली करने की कोशिश की जा रही है। दुकान मालिक की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि किराएदार समय पर किराया नहीं देती, लेकिन हमारे पास मौजूद दस्तावेजी सबूत यह साफ दिखाते हैं कि हर महीने की 30 तारीख को पूरा किराया नियमित रूप से दिया गया है। इसके बावजूद आरोप है कि दुकान मालिक की तीनों बेटियां मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में ही किराएदार को दुकान के अंदर रहते हुए शटर बंद कर दिया गया। यही से कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों को
पुलिस सिविल विवाद बताकर हस्तक्षेप से बचती है, लेकिन इस केस में पुलिस की सक्रियता चौंकाने वाली है। मामला यही नहीं रुका। पीड़िता का आरोप है कि दुकान मालिक ने बाद में दुकान की बिजली काट दी, जबकि कानून के अनुसार किसी भी किराएदार को हटाने से पहले 6 महीने या 1 साल पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। यहाँ बिना किसी नोटिस के महज 6 दिनों के भीतर दुकान पर ताले लगा दिए गए। पीड़िता एक विधवा महिला है जिनका पूरा परिवार इसी दुकान की कमाई पर निर्भर है। पीड़िता द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराने के बजाय केवल एनसी में ही प्रकरण दर्ज किया गया। शॉप है सदर में, मेरा रेंट पर शॉप है। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 1 अप्रैल 2021 में। उन्हीं का रनिंग बिजनेस में वहाँ पे टेक ओवर मतलब मैं खुद चला रही हूँ। 2012 में रेंट पर लिया गया था शॉप किराए से, उसका एग्रीमेंट भी हुआ था। 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए थे। नीचे उनको बनाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए थे, इसलिए 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए थे। उसमें फिर 10-10 हज़ार 20 मंथ तक कटते रहा। उसके बाद उन्होंने फिर ऊपर का भी हम लोग को 2.5 लाख रुपए में किराए से दे दिए। उनके जब रन कर रहा था बिजनेस, उनकी बेटी श्री दशरथ शासनकर का ये शॉप है, उन्होंने उनकी नवासी पोती उनको फिर वहाँ पर अपना इंटरेस्ट आया कि मुझे भी मतलब बिजनेस करना है, तो आप ऊपर का हम लोग को खाली कर दो। तो उसमें कुछ वाद विवाद हुआ क्योंकि वो अमाउंट रिटर्न करने के लिए तैयार नहीं थी, जो 2.5 लाख रुपए ऊपर का अमाउंट था। तो हमारा लीगल हमने लीगल तरीके से लिया। आप लीगल तरीके से आप बोल सकते हैं। उसने फिर बाहर के गुंडे लाना, ये लाना, वो सब चीज़ें हुई। फिर वो डिस्प्यूट मैटर हुआ। उसके बाद वो सब चीज़ें सॉल्व हुई। बाद में वो खुद उसमें सेटलमेंट के लिए रास्ता तैयार हुई। उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था। फिर हस्बैंड मेरे कोरोना से ही डेथ हुई उनकी 1 अप्रैल 2021 में। उसके बाद मैंने शॉप ये करी और उसके बाद उनका जो बैलेंस अमाउंट था, रिमेनिंग अमाउंट, वो पूरा अदा किया गया है। मेरे पास पूरे MOU हर चीज़ मतलब अवेलेबल है। उसके बाद मैंने फ्रेश तरीके से फ्रेश स्टार्ट वहाँ पे लिखा गया MOU में। हमारा नया एग्रीमेंट बना। 3 लाख रुपए डिपॉजिट और 22,000 किराया, जो मैंने बराबर पे की। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन पे हुआ है। उसके बाद उन्होंने 2021 से 23 तक का मुझे एग्रीमेंट दिए। एग्रीमेंट के बाद उनको अच्छा लगा तो उन्होंने फिर से कंटिन्यू किए। 2024 से 2025 तक का मुझे फिर से एग्रीमेंट किया गया, लेकिन उनकी डिमांड ये थी कि 5,000 और बढ़ाया जाए। मेरा डायरेक्ट रेंट मेरा 27,000 हुआ, जो बराबर तरीके से पे हुआ है, ऑन टाइम ऑन डेट पे हुआ है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा उसका। उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट मुझे हमेशा लेट देते रहे। लास्ट एग्रीमेंट भी उन्होंने मुझे फरवरी में दिए, जो जनवरी में देना बनता था। तो मुझे लगा वो एग्रीमेंट उन्होंने बोले कमिट किए कि आंटी मैं आपको 1 साल का एग्रीमेंट फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। एग्रीमेंट मैं इंतज़ार कर, वो बोले मैं 25 तक फ्री नहीं हूँ, 25 जनवरी तक। एग्रीमेंट जब देने की बात आई तो उन्होंने फिर मुझे 23 तारीख को एक लॉयर का लेटर हेड पे लिखा हुआ नोटिस थमा दिया। नोटिस में ये लिखा है कि 6 दिन में आपको खाली करना पड़ेगा, मुझे पार्लर नीचे शिफ्ट करना है। ये मेंशन है, मुझे आपको वो उसकी कॉपीज़ मिल जाएगी। उसमें ये लिखा हुआ है 6 दिन में 12 साल 13 साल रन किया हुआ शॉप, 6 दिन में कोई भी बंदा घर तक नहीं शिफ्ट होता। मेरा ये रनिंग शॉप है, मेरा अर्निंग सोर्स है, मेरा एकमात्र रनिंग सोर्स वही है शॉप, जिसमें मैं अपना लोगों के कर्जे अदा करती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। मेरा घर रेंट पर है, मेरा रेंट भी उसी से अदा होता है। मेरा उसमें नियत ये नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे बगैर बताए 29 तारीख तक मेरा रेगुलर शॉप खुला। 30 तारीख को मैं टिफ़िन लेकर शॉप ओपन करने जब जाती हूँ, उन्होंने मेरे लॉक तोड़ के रखे थे और वहाँ पे गुंडे बिठा के रखे थे। लेडी बाउंसर थी, गुंडे थे खड़े। मैं पुलिस स्टेशन गई, वो सब देखकर मेरा बोर्ड भी, व्यावसायिक बोर्ड भी फेंक दिया गया था। मैं गई पुलिस स्टेशन में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं हो रही। उनका कहना यह है आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, आप खाली क्यों नहीं करते। उन्होंने मेरे कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। उस वक्त एक लिखित में रिपोर्ट दी गई और मेरा उसमें माल रखा है, कैश रखी हुई है, वो भी मेंशन वो करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि उन्होंने ताबा लिए। ताबा इस तरीके से नहीं लिया जाता है, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी बिक गई है, लेकिन मुझे PI सर से मिलने नहीं दिया गया वहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने 6 दिन तक CP पुलिस कमिश्नर ऑफिस, DCP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, हम लोगों ने हर जगह, उसके भी आपको लेटर्स की आपको इशूड कॉपी मिल जाएगी। हम लोगों ने हर जगह गुहार लगाई। मेरा बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, हम लोगों ने 1 साल का उन्होंने 1 साल का बोले थे, 1 साल कंटिन्यू करेंगे। हमारा प्लानिंग ये था कि 6 महीने में बच्चे का लास्ट ईयर है, इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है, हम दूसरा शॉप करते हैं, ईजिली मतलब मुझे भी ईजी हो, उनको भी आसानियाँ हो। हम लोगों ने ये सोचा था। लेकिन उसने कहा कि मतलब अब बोले आंटी बोले 1 साल का देने वाले थे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे, बहन भाई के झगड़े चल रहे हैं, आपको शॉप खाली करना पड़ेगा।
मुझे वहाँ से निकलने के लिए इतना इजी नहीं था। 6 दिन में इम्पॉसिबल चीज़ थी, जैसे खुदा का नोटिस हो, लास्ट सील लगी हो, इस तरीके से वो ऑपरेशन इन लोगों ने किया गया। उसके बाद 6 दिन तक मैं जब भटकी तो मुझे कुछ आसानियाँ नहीं हुई। मेरा मेडिकल फाइल वहाँ पर था जिसका प्रिस्क्रिप्शन, मुझे उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मुझे मेडिसिन नहीं मिलती। मैं एक सोरासिस की पेशेंट हूँ, मुझे उसकी मेडिसिन, और मैं बीपी पेशेंट भी हूँ। मुझे इतना स्ट्रेस दिया गया उस चीज़ के लिए। मैं कैशलेस हो गई थी, मैं किसी को भीख मांगते हुए नहीं घूम सकती थी, वो मेरी हक की चीज़ थी। मैंने बेटे के साथ गई, लॉक्स खोली और अंदर हो गई। मेरे पास दूसरा इलाज नहीं था। उसके बाद उसको जब पता चला, उसने वहाँ पर 24 घंटे गार्ड बिठा के रखा था। उनको हटाकर मैंने अपने कार्रवाई करी। मैं पुलिस स्टेशन गई, उसने पहले गालियाँ देना शुरू करी। मेरी शॉप में एंट्री करी, उसमें फोर्सफुली एंट्री करी। दोनों बहनें अंदर आई, भाई अंदर आए, उसका होने वाला हस्बैंड वो भी अंदर आया। इन लोगों ने बहुत तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। बेटे के ऊपर उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी। ऑन वीडियो हमारे पास पूरा वीडियो फुटेज है उसका, बिना छेड़छाड़। उसमें भी पुलिस वाले वहाँ पर तमाशबीन बनते देख रही है, वो सामान फेंक रही है। मेरा 1.5 से 2 लाख का माल तोड़ा गया है, मेरे पास उसका स्क्रैप पड़ा हुआ है शॉप में। ये सब किया है उन लोगों ने। उस सामान के ऊपर से वो चल भी रहे हैं, उसका भी फुटेज है। पुलिस वहाँ पर बाहर खड़ी है, मैंने 112 पे कॉल लगाई। 112 से उन लोगों ने 2 पुलिस ऑफिसर भेजे, वो लोग सब तमाशा देख रहे हैं, उसका भी फुटेज है हमारे पास। मेरा बेटा बोल रहा है सर आप कुछ कार्रवाई करिए, वो बोल रही उसकी नज़र फिर कैमरे पे गई। हम लोगों की शॉप में पहले कैमरा नहीं होता था, जैसे ही उसको कैमरा दिखा तो उसने फट से बाहर गई और उसने वो कैमरा डाउन करी। हमने अपने मोबाइल से फुटेज लिए पूरे, वो कंटिन्यूसली चलते रही। उसने फिर शटर डाउन करी। मेरा बेटा बोल रहा है सर आप कुछ कार्रवाई करिए, वो हमको शटर में बंद करिए। तो वो पुलिस वाला बनता, मैं तो बोल रहा हूँ आप बाहर निकल जाओ सब, मतलब फिर से वो शॉप फिर से वो कैप्चर करे उस तरीके से। हम लोग को कोई इंसाफ नहीं दिया गया। बाद में पुलिस इंस्पेक्टर अपना शुभांगी पाटिल वो भी आई 11:30 बजे के आसपास। उन्होंने आकर फिर मुझे बोलते हैं कि आप नहीं आए पुलिस स्टेशन, ऐसे कैसे आपने बोले अंदर आ गए, बोले आपको आने का हक नहीं है, जबकि ये कानून में कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने मुझे बोले कि आप पुलिस स्टेशन आइए, अगर नहीं आते हैं तो आपको घसीट के ले जाया जाएगा। ये उनके आंसर थे। उसके थोड़ी देर बाद में 3 बजे के आसपास मैं पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मेरी वहाँ पर फिर से इन लोगों ने एनसी बनाए, जबकि इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किए, मेरे सामानों की तोड़फोड़ की, उसकी उन लोगों ने पंचनामा तक नहीं किया है। मुझे इसका FIR दर्ज होना चाहिए। इन लोगों ने कुछ भी नहीं करे, फिर से इन्होंने वही हरकत करे। मुझे PI सर से नहीं मिलने दिया गया। ये चाहती हूँ मेरा ये FIR बनना चाहिए मैम। लीगली वाकई में आप पूरा फुटेज देखेंगे तो FIR बनना चाहिए, जो FIR नहीं बन रहा है। NC थमा दी गई मेरे हाथ में। और मुझे पहले बोला गया था कि आप कोर्ट के थ्रू जाओ। जब इन्होंने ताले तोड़े, जब इनको क्यों नहीं बोला गया तो कोर्ट के थ्रू जाओ? नहीं, हमारी एग्रीमेंट खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू करने का वादा किए। अभी ये कैसा, वो क्या बोलते हैं आपके पास ये है क्या, सबूत है क्या? लेकिन उन्होंने कंटिन्यू करने का वादा किए थे। 1 साल के लिए आंटी आपको देती हूँ, फिर बाद में आप, उसके बाद में नहीं दूंगी, ये उसने बोली थी ओरली। लिखित में कुछ नहीं, क्योंकि इसको आदत थी। पिछली बार भी इसने लेट एग्रीमेंट दिया हुआ है, उसकी भी कॉपी आपको मिलेगी। 2021 से 23 तक का एग्रीमेंट आपको अक्टूबर में मिलेगा, और 2024-25 का एग्रीमेंट आपको फरवरी में मिलेगा। जब वो लेट सोच सकता था, हम कोई भी मतलब आम इंसान ये सोचेगा अपना, क्योंकि बहुत तरीके से बहुत स्मूथली चल रहा था सब कुछ। आपने कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की? सदर पुलिस स्टेशन में। ये जो तोड़फोड़ हुई थी, जब ये जो वीडियो बना है, जी, पुलिस बाहर थे क्या? पुलिस बाहर खड़ी है, उसका भी फुटेज आपको मिलेगा मैम। पुलिस ये वीडियो बेटे ने बनाया, बेटे के ऊपर। ये जो बन रहा था वीडियो में जो लड़ाई हो रही थी, जी जी, तो तब पुलिस बाहर थी क्या? पुलिस बाहर थी। तो तब का वीडियो है क्या पुलिस बाहर भी जी, आगे का बाहर का पुलिस का ये देखिए पुलिस खड़ी है वहाँ पर, दिखेगा आपको। अब शटर डाउन करने के लिए बोलेगा बेटा तो आपको दिखेगा वहाँ पर, वो देखिए। हाँ, ये जो स्कार्फ वाली लेडीज है, उसके पीछे में जो कान पे मतलब फोन लेकर खड़ा है, वो बंदा पुलिस है। एक उसके बाजू में जो हेलमेट पहन के है, वो भी दूसरा ऑफिसर है। ये दोनों ऑफिसर खड़े मैम। क्या लगता है आपको पुलिस क्यों सपोर्ट नहीं करी, आपकी कंप्लेंट क्यों दी गई है? ये तो हम लोग को उन लोगों को आंसर देना पड़ेगा मैम। हम लोग तो यही समझ रहे कि सब मैनेज हो गए, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें।
इसके बाद भी जब उन्होंने अपना मतलब पूरा हम लोग के लॉक तोड़वा के अपना कब्जा ले लिए, जबकि कब्जा लेने का राइट्स नहीं था, पूरा शॉप मेरा माल भरा हुआ था, उसका भी हमारे पास वीडियो फुटेज, हम लोग ने शॉप में एंटर के बाद पूरा वीडियो निकाले, उसके बाद भी पुलिस ने हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं करे। आपने कहा कि बड़े अधिकारियों को आपने एप्लीकेशन दी जी, कंप्लेंट उन क्या हो? हाँ, उनका कहना था कि आप इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाइए और करिए। जब मैं वकीलों के पास गई, वकीलों ने कहा कि ये बोले मेरी जिंदगी भी बीत जाएंगी, बोले मैडम आप माल नहीं निकाल सकते, प्रोसेस इस तरीके से चलता है। सीपी सर को कंप्लेंट करी, डिप्टी कमिश्नर सर से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर सर भी मतलब 349 या 430 मुझे कॉलम एग्जैक्ट याद नहीं, उन्होंने बोले ये स्ट्रेस पास हुआ है, उन्होंने कबूल करे स्ट्रेस पास हुआ है, इस पे एफआईआर दर्ज हो, उन्होंने बोले। लेकिन वहाँ से पुलिस स्टेशन से उनको क्या बोला गया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उनका फोन पे बात चल रही थी, वो उन्होंने मुझे लिख कर देना ही था, तो वो सब चीज़ें फिर से रुक गई मैडम। जी सीपी जी डीसीपी जो भी अधिकारी ये होने के लिए आप वहाँ पर गए, फिर भी आपकी कंप्लेंट नहीं दी। अगर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देते हो, फिर भी अगर आपकी कंप्लेंट नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो उसके बाद में आप क्या करना चाहोगे? मैं तो कोर्ट मैटर ही जाऊंगी मैम, कोर्ट ही मेरे पास कोर्ट ही अलग एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। अभी आपकी शॉप बंद है ना? शॉप शुरू है, मेरा शॉप का पावर कट है, पावर कट करने के बाद जब कैमरा ऑन थे उन्होंने पावर कट कर दिया, वहाँ पर एमएससीबी ऑफिस में फ़ोन करके बोल दिया कि आप यहाँ पे लाइट सप्लाई ना करें, जो उसको अधिकार नहीं है, अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका मतलब पूरा इसमें लॉ में है कि आप किसी भी किराएदार का लाइट्स नहीं काट सकते। बिल मैं पे कर रही हूँ, मेरे पास उसके भी डॉक्यूमेंट्स है, सालों से बिल 12 साल से बिल हमारा पे करा हुआ है। वो बोलती मेरा मीटर है, मैं मालकिन हूँ, जबकि वो मालकिन नहीं है, वो ऑनर की बेटी है। ऑनर अभी भी जिंदा है, हयात है, उनका सिर्फ पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, वो बेचारे चल नहीं सकते, उनसे हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो चीज़ें मतलब ये जो बिगाड़ने का काम है ये मिथिला वासनकर इनकी तरफ से हो रहा है। अभी शॉप कौन चला रहा है? शॉप में ही रन करती हूँ मैम। उनसे बातचीत करने का आपने ये नहीं किया? पेरेंट्स के पास हम लोग ऑनर से हम लोग बातचीत करने गए थे, मेरे देवर और मैं, हम लोग 27 तारीख को गए थे कि ये ऐसा नोटिस भेजा है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बोले उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, वो जो बोलती है वही हमको करना पड़ता है, और वो जो करेगी वही होगा। लाइट नहीं काटना, इन्होंने आपके शॉप पे जो ये की है वो ओनर की लड़की है जी। लाइट नहीं काटना ये कोर्ट के बाद का मैटर होगा, आप कोर्ट में गए नहीं ना? हाँ, मैंने कोर्ट में डाल दी सर। ये जी। जब खाली कराया था उसके पहले कोर्ट में गए थे? खाली कराने में उन्होंने मौका ही कहा दिया 6 दिन का। आप बताइए मुझे कैसे होगा? आप 6 दिन में आप शॉप ढूंढेंगे, और अब मेरा इमेज इतना खराब हुआ है, उस लाइन में मैं शॉप देख रही हूँ क्योंकि मुझे सदर का मार्केट नहीं छोड़ना है। मेरा सालों से मेरा वहाँ पर, ये अभी का नहीं है मेरा शॉप, मेरा 2002 से है, ये वाला शॉप 2012 से है, मेरा शॉप वहाँ पे 2002 से है सदर में, सदर के मार्केट में, तो मुझे सदर नहीं छोड़ना है। अब इन्होंने क्या किया, मैं अगर शॉप भी रेंट पर देखती हूँ ना, तो ये औरत डिस्प्यूट है, ये है, और यहाँ तक कि पुलिस वालों को ये बोला गया 23 लाख रुपए बैलेंस है। मेरे पास एक पेपर का मैं आपको शो कर सकती हूँ, मेरे पेमेंट कैसा गया है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मैं सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून सभी के लिए बराबर है, या फिर कमजोर की आवाज को सिस्टम के भीतर ही दबा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, महान्यूज 7।